सोचिए, आप एक मेडिवल बैटलफील्ड के बीच खड़े हैं। आसमान धुंधला है, हवा में आयरन और गीली मिट्टी की स्मेल भरी हुई है। आपका पूरा शरीर भारी स्टील आर्मर से ढका हुआ है। आंखों के सामने बस एक पतली सी स्लिट है जहां से आप दुनिया को देख पा रहे हैं। स्वॉर्ड्स आपस में टकरा रही हैं, हॉर्सेस पूरी स्पीड से दौड़ रहे हैं और हर तरफ सिर्फ मौत का नॉइज है। चीखें, लोहे की आवाज और जमीन का कांपना। लेकिन आप रुक नहीं रहे क्योंकि आप एक नाइट है। ये कहानी सिर्फ आर्मर की नीड्स है, ये कहानी है पावर की, ये कहानी है डिसिप्लिन की, और ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने सेंचुरीज तक पूरे यूरोप के इतिहास को कंट्रोल किया। आज हम एंटर करेंगे नाइट्स की वर्ल्ड में। नाइट्स का जन्म किसी रॉयल पैलेस में नहीं हुआ, उनका जन्म हुआ प्योर केओस से, यानी उस समय की जरूरत से। जब रोमन एम्पायर पूरी तरह गिर चुका था, तब यूरोप एक ब्रोकन लैंड बन चुका था। रोड्स अनसेफ थीं, सिटीज कमजोर थीं और कोई सेंट्रल आर्मी मौजूद नहीं थी। कभी वाइकिंग्स हमला करते थे, कभी लुटेरे और कभी दुश्मन किंगडम्स। ऐसे हालात में यूरोप को ऐसे फाइटर्स चाहिए थे जो सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं बल्कि हर दिन जमीन और लोगों की प्रोटेक्शन कर सके। यही से सामने आए घोड़ों पर लड़ने वाले ट्रेन्ड वॉरियर्स। जर्मन लैंग्वेज में इन्हें कहा गया नेक्ट, जिसका मतलब होता है सर्वेंट। ये वॉरियर्स किसी किंग के पर्सनल गुलाम नहीं थे बल्कि पूरे सिस्टम के गुलाम थे। इसी शब्द से आगे चलकर बना नाइट। नाइट को समझने के लिए फ्यूडल सिस्टम को समझना जरूरी है। इस सिस्टम में किंग सबसे ऊपर होता था, लेकिन वो हर इलाके को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसलिए किंग जमीन देता था लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स अपनी जमीन आगे नाइट्स को देते थे और उसके बदले नाइट एक ओथ लेता था कि हर वॉर में, हर कंडीशन में वो किंग के लिए लड़ेगा। इसी वजह से नाइट सिर्फ एक सोल्जर नहीं होता था, वो लोकल रूलर होता था, जज होता था और कई बार लॉ भी वही होता था। बैटलफील्ड पर नाइट का आना सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रखता था। जब वॉर के दौरान एक फुल्ली आर्मर्ड नाइट घोड़े पर बैठा, हाथ में स्वॉर्ड लिए, कमजोर सोल्जर्स की तरफ बढ़ता था, तो कई सोल्जर्स डर के मारे अपनी तलवारें जमीन पर फेंक देते थे। शुरुआत में नाइट का आर्मर काफी सिंपल होता, सिर्फ चेन मेल, लोहे की छोटी छोटी रिंग से बनी एक जाली। ये तलवार के वार से तो बचाव करता था, लेकिन एरो अटैक और दुश्मन के तेज मुक्कों के सामने कमजोर पड़ जाता था। जैसे जैसे वक्त के साथ लड़ाइयाँ ज्यादा डेंजरस होती गई, वैसे वैसे आर्मर भी इवॉल्व होता गया। सबसे पहले आए ओपन फेस हेलमेट्स, फिर जोड़ा गया नेजल गार्ड, क्योंकि चेहरा हमेशा सबसे बड़ा टारगेट होता था। क्रुसेड्स के दौर में आया एक डरावना हेलमेट, ग्रेट हेल्म, एक बॉक्स जैसा हेलमेट जिसमें सिर्फ एक पतली सी आई स्लिट होती थी। प्रोटेक्शन ज्यादा थी, लेकिन हेलमेट के अंदर से बाहर देखना मुश्किल हो जाता था। 14th सेंचुरी में नाइट्स ने एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला, बैसिनेट विद मूवेबल वाइजर। अब नाइट फाइट के दौरान वाइजर बंद करता था और मूवमेंट के समय उसे खोल लेता था। 15th सेंचुरी तक आर्मर अपनी पीक पर पहुंच चुका था। अब आ चुका था फुल प्लेट आर्मर। इससे आगे प्रोटेक्शन बढ़ाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। नाइट का सबसे डेंजरस वेपन सिर्फ स्वॉर्ड नहीं थी, वो था कैवलरी चार्ज। सोचिए, हेवी आर्मर पहना हुआ नाइट, पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ घोड़ा और लैंस का एक परफेक्ट स्ट्राइक। ये कॉम्बिनेशन दुश्मन की पूरी लाइन तोड़ देता था। अगर दुश्मन ज्यादा करीब आ जाए तो नाइट स्वॉर्ड के साथ साथ वॉर मेज और वॉर हैमर का इस्तेमाल करता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि नाइट्स कभी अकेले नहीं लड़ते थे, वे हमेशा यूनिट्स में फाइट करते थे। टाइमिंग, फॉर्मेशन, फ्लैंकिंग, सब कुछ पहले से कैलकुलेट किया जाता था। आई स्लिट की वजह से लेफ्ट और राइट देखना लगभग नामुमकिन था, इसीलिए नाइट्स आंखों से कम और ट्रेनिंग से ज्यादा लड़ते थे। आवाजें, घोड़े की मूवमेंट और जमीन की वाइब्रेशन, ये सब उसकी आंखों का काम करती थी। इसी को कहा जाता है मसल मेमोरी और बैटलफील्ड अवेयरनेस। लेकिन जो चीज पीक पर होती है, उसके बाद उसका डिक्लाइन आना तय होता है। एक दिन टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। 15th सेंचुरी में आया गन पाउडर, राइफल्स और कैनन्स बैटलफील्ड पर उतर आए। स्टील आर्मर जो तलवार रोक सकता था, अब
बुलेट नहीं रोक सकता था। नाइट अब बैटलफील्ड का किंग नहीं रहा। धीरे धीरे आर्मर सिर्फ सेरेमोनीज और रॉयल फंक्शंस में दिखाई देने लगा और अर्ली 17th सेंचुरी तक नई आर्मीज ने नाइट्स की जगह ले ली। नाइट्स की एक सबसे खास बात ये थी कि उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि ऑनर और रेप्यूटेशन से जुड़ा होता था। अगर कोई नाइट कायरता दिखाता या अपना ओथ तोड़ता तो उसकी सबसे बड़ी सजा होती थी उसकी ऑनर का खत्म हो जाना। अब एक और सवाल दिमाग में आता है, क्या इतनी सेंचुरीज तक चलने वाला ये पावरफुल कॉन्सेप्ट यूरोप से बाहर गया या नहीं? क्रूसेड्स के दौरान यूरोपियन नाइट्स मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुके थे। वहां उनका सामना हुआ मुस्लिम वॉरियर्स से, जैसे सेल्जक्स और खास तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। यूरोप के बाहर भी नाइट जैसी वॉरियर क्लासेस मौजूद थीं। जापान के समुराई, इंडिया के राजपूत वॉरियर्स और मिडिल ईस्ट के मैमलुक्स, ये सभी अलग थे, लेकिन एक बात कॉमन थी, ऑनर, डिसिप्लिन और बैटलफील्ड मास्टरी।